नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। आज हम बात करेंगे बहुत सारे पैसों की, 6 लाख करोड़, पता नहीं कितने पैसे होते हैं ये। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की, और विच इज कॉल्ड एज NMP। फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया उस पर, तो मैं आपको एक ब्रीफ उसके बारे में बताऊंगी जिससे कि आपको पता चले क्या है। और अगर जो इसका 40 to 60% भी इम्प्लीमेंट हो गया ना, तो जो आप आज की डेट में शेयर मार्केट दे रहे हैं वो जूम करके जाएगा। सो ऑल दोज पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट एंड ऑल दोज हु आर इन्वेस्टेड इन द कंट्री शुड अंडरस्टैंड कि ये NMP क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम है क्या करना है आपको। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड क्लिक द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब पहले हम समझ लेते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या है। एसेट मोनेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे कि आप कोई भी एसेट जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है या अनयूटिलाइज्ड है उसकी वैल्यू अनलॉक करें, और उसके थ्रू एक अनलॉक करने के बाद एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करें। अब इसको अगर जो मैं बहुत ही साधारण वे में एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए आपका मकान है और आपने 10-15 साल पहले बनाया, और ऊपर आपके 2 कमरे हैं, नीचे आप रहते हैं, और वो 2 कमरे 4-5 साल से बंद पड़े हैं, और उसमें आपने सब कबाड़ जैसे हमारे घरों में होता है वो डाला हुआ है। और 5-6 साल बाद आप सोचते हैं कि नहीं नहीं अब ये बहुत हो गया, आप उसकी सफाई कराते हैं, आप रेनोवेट कराते हैं उसको, और फिर आप उन 2 कमरों को किराए पर चढ़ा देते हैं। तो आपने क्या किया, वो 2 कमरे आपके पास पहले से थे, तो इसका मतलब वो एसेट जो था वो आपके पास पहले से था। आपने उसमें थोड़ा सा पैसा लगाया और रेनोवेट किया उसको, और फिर आपने उसको किराए पर चढ़ा दिया। तो किराए पर चढ़ाने से आपको एक आमदनी का जरिया बन गया। तो आपने क्या किया, उन 2 कमरे जो कि आपके एसेट थे उसकी वैल्यू को अनलॉक कर लिया। मतलब आपने उसके जो उसमें थोड़ा सा पैसा लगा के उसको किराए पर चढ़ा के आपने उसकी वैल्यू को अनलॉक कर दिया, और उसके हिसाब से आपको किराया मिलने लगा। तो इसको कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन, जो कि आपके पास ऑलरेडी एसेट था और जो अनयूटिलाइज था, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, या जो उसकी असल वैल्यू थी उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो आपने उसको अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उसकी पूरी जो वैल्यू है उसका पैसा आपके पास आने लगा। तो ये कोई भी एसेट हो सकता है वो आपकी गाड़ी हो, जो कि आपके पास 2 गाड़ियों, एक गाड़ी खड़ी है उसको आपने कहीं कंपनी में लगा दिया, उससे किराया आने लगा, कोई भी एसेट हो सकता है। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन है, सिंपल। अब ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या है? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो हैं जो कि एसेट ऑलरेडी है, जैसे आपके पास 2 कमरे ऑलरेडी थे, अब वो किसी भी वजह से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो इसी तरह से बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, जहाँ पर कोई ऑफिस स्पेस खाली पड़ा है या कोई फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग खाली पड़ी है जो पहले कभी इस्तेमाल हुई थी। पहले हो सकता है उनका वो जो 2 कमरे थे आपके बच्चे रह रहे थे, अब बच्चे बाहर चले गए तो वो 4-5 साल से बंद थे। तो इसी तरह से कोई फैक्ट्री या ऑफिस स्पेस जो पहले यूटिलाइज हो रही थी लेकिन अब बंद पड़ी है, और उसमें कोई भी कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है जगह का, कि वो जगह अब ऑफिस शिफ्ट हो गया तो वो जगह यूज नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है, तो वो वेकेंट या अनयूज पड़ी हुई है, तो उस चीज को कहते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। आप नया एसेट नहीं खरीद रहे, आप एग्जिस्टिंग एसेट को ही जो कि अनयूटिलाइज्ड है वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हुआ। और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, जैसे आपने अपने 2 कमरों में थोड़ा सा पैसा लगाया, जब आपने उसको रेनोवेट कराया, उसकी रंगाई पुताई कराई, टॉयलेट्स ठीक कराए, तो वो आपने इन्वेस्टमेंट किया। वो इन्वेस्टमेंट जो एक एग्जिस्टिंग एसेट में आप लगाते हैं, जिससे कि एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर पाए और जिससे कि आपको आमदनी का जरिया बन जाए, उस इन्वेस्टमेंट को ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो दिस इज अबाउट ब्राउनफील्ड। अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या हुआ कि जो बजट था 2021 और 22 का, उसमें सरकार ने कहा था कि वो एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे। और क्यों करेंगे एसेट मोनेटाइजेशन? जिससे कि वो एक ऑल्टरनेटिव फंडिंग फाइनेंसिंग ले सकें या फंडिंग ला सकें टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। तो जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ये एक 4 साल की पाइपलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसमें खाली वो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की बात करें। ब्राउन फील्ड जैसे हमने अभी बात किया, ब्राउन फील्ड क्या है, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं या कम उनकी वैल्यू ज़्यादा है, आप
को कम वैल्यू में वो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो सरकार उनको मोनेटाइज करेंगे। तो ये एक मीडियम टर्म का रोड मैप है और ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिससे कि वो इन्वेस्टर्स को ला पाए। सरकार का जो मानना है, जो एसेट मोनेटाइजेशन है, वो खाली फंडिंग के लिए नहीं है। वो सरकार का ये मानना है कि इससे वो एक अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस करेंगे। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मनी, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑब्जेक्टिव एनएमपी का भी यही है कि जो ब्राउनफील्ड पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं या अनयूटिलाइज्ड हैं, उनको मोनेटाइज करके उससे वो कैपिटल जनरेट करें और उस कैपिटल से वो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जो कि कॉमन मैन के, कॉमन सिटीजन के इस्तेमाल में आए। सो इट इज बेसिकली टैपिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होएगा तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जब भी हम कोई नई फैक्ट्री लगाएंगे या कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू करेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होंगी और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। और जब ये सब चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर होगी तो जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं उसका भी इंटीग्रेशन होएगा विद द मेन स्ट्रीम। तो ये सब चीज़ें सरकार ने सोच के ये मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्टार्ट किया। अब इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जानना ज़रूरी है, जिसको कि नीति आयोग ने 3 की इम्पेरेटिव्स कहा है। ये बेसिक इनके कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो ये कि ये जो मोनेटाइजेशन करेंगे ब्राउनफील्ड एसेट्स का, इसमें खाली वो राइट्स देंगे, मतलब वो जो एसेट्स हैं उनको बेच नहीं रहे हैं, ओनरशिप नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर आए वो उसका ओनर हो जाएगा, खाली वो लीज पर देंगे, मतलब किराए पर देंगे। और जो भी पीरियड होएगा किराए का 20 साल, 30 साल, 50 साल, उसके बाद वो एसेट वापस सरकार के पास आ जाएगा। सो इट इज नॉट सेलिंग ऑफ द एसेट्स, इट इज ओनली लीजिंग। तो ओनरशिप नहीं है उनकी खाली राइट्स टू यूज है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये खाली वही ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स एसेट्स देंगे जो कि डी रिस्क हो चुके हैं और जिससे एक स्टेबल रेवेन्यू जनरेट होगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ दे दिया, जब तक कि सरकार को ये इंश्योर नहीं हो कि इसको देने से या इसकी लीज से एक स्टेबल रेवेन्यू जनरेट होगी तब तक नहीं देंगे। और फिर तीसरी बात कि जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो एक स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप होगी, एक डिफाइंड प्रोफेशनली क्रिएटेड कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क में होगा। उसके KPIs होंगे, KPIs मतलब की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होंगे, परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के स्टैंडर्ड्स होंगे। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन इन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल वे। अब इसमें जो सरकार ने सेक्टर्स चूज किए हैं, गवर्नमेंट हैज थॉट ऑफ 10 सेक्टर्स जिसके एसेट्स जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसके वो एसेट्स मोनेटाइज करेंगे। और इन 10 सेक्टर्स में 5 सेक्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि 83% ऑफ दिस 6 लाख करोड़ फंडिंग कम्स फ्रॉम दीज 5 सेक्टर्स। ये 5 सेक्टर्स जो रोड्स, रेलवेज, पावर, ऑयल, गैस एंड टेलीकॉम है। और बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स हैं, माइनिंग है, स्टेडियम्स हैं। तो इन सबको मिला के ये 6 लाख करोड़ गवर्नमेंट एनविसेज कर रही है कि वो इतनी फंडिंग या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएगी। अब प्लान तो बहुत अच्छा है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी एम्बिशियस प्लान, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं। देयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड ऑफ कोर्स द प्राइवेट इन्वेस्टर। तो इतने सारे लोग हैं और जो ये सारे लोग का सोच वही नहीं होगी अनलेस दे आर ऑन द सेम वेवलेंथ, सेम प्लेटफॉर्म। और जब तक कि हर आदमी, ये चारों में से एवरी पर्सन जो की पर्सन है, वो उसी सिंसेरिटी और इंटेग्रिटी से अपना रोल नहीं निभाएगा तो ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं होएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सक्सेसफुल होने के लिए कि स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर जो बहुत डिली डैलिंग हुआ तो फिर भी तब भी एग्जीक्यूशन नहीं होएगा। तो और नीति आयोग का अगर जो आप पेपर पढ़ेंगे तो उसमें
बहुत सारे चैलेंजेस को उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन जब भी हम कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी अनफॉर्सीन, जो कि आपने कभी सोचा नहीं था, वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। छोटी सी छोटी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करो तो हो जाता है। तो उनका रेजोल्यूशन, टाइमली रेजोल्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज होगा उसमें। और फिर एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, आप अगर जो कुछ भी चीज़ करेंगे तो इतनी सारी सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट। तो जब तक कि एक इफेक्टिव और एफिशिएंट जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं होगा, ये टेक ऑफ नहीं करेगा। ऑफ कोर्स सरकार ने कहा है कि एक हाई पावर्ड कमेटी होगी, बट मॉनिटरिंग एंड टाइमली एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर जो सरकार 2-3 प्रोजेक्ट्स भी उसके टेक ऑफ हो जाते हैं, शुरू में बहुत सारी दिक्कत आएंगी, लेकिन उसके बाद अगर जो आप 2-3 कर लेंगे तो उसके बाद सब चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। एवरीबडी विल नो अच्छा क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो बाद में बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट के 2-3 जो एसेट्स मोनेटाइज होंगे उसमें वाकई दिक्कत होगी। और सब चीज़ डिपेंड करती है कि वो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने टाइमली और किस स्पीड से वो एग्जीक्यूट होते हैं। और जब वो टाइमली एग्जीक्यूट हो गए उसके बाद तो एवरीथिंग विल बिकम वेरी इजी। एंड आई होप इट हैपन्स, क्योंकि अगर जो ये हो गया तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ विल गो ऑन अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी ओनली। और शेयर मार्केट कहाँ जाएगा पता नहीं। सो दिस इज़ ऑल, बहुत छोटे में, बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया अबाउट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ करिए। एंड लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर।